लोक प्रशासन के सिद्धांत की श्रृंखला में मैं मयंक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग अभिप्रेरणा के सिद्धांत को समझेंगे और ये जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है इसमें हम 5 विचारकों को समझेंगे बारी बारी से। लेकिन सबसे पहले हमको समझना है कि आखिर ये अभिप्रेरणा क्या होती है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। अब इसको समझिएगा कि कोई भी शारीरिक या मानसिक जो क्रिया करते हैं हम, वो किस कारण से करते हैं, तो उसके पीछे एक बल होता है। उस बल को हम प्रणोदक बल कहते हैं। ये आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के पीछे एक प्रणोदक बल है जिसको हम भूख कहते हैं। भूख लगेगी, आप खाना खाएंगे, तो भूख एक आंतरिक प्रणोदक बल है जो आपको खाना खाने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्यास एक आंतरिक प्रणोदक बल है जो आपको पानी पीने के लिए प्रेरित कर रहा है। नींद एक आंतरिक प्रणोदक बल है जो आपको सोने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ये कैसे हैं? आंतरिक प्रणोदक बल है। कुछ प्रणोदक बल बाह्य होते हैं। जैसे कहीं पे आपको सुगंध आई खाने की और आपका मन कर गया कि मुझे ये खाना है, तो ये अंदर से नहीं आया, बाहरी दुनिया से आया और आप खाना खाने के लिए प्रेरित हो गए उस सुगंध के कारण। ठीक ऐसे ही समझिएगा कि किसी व्यक्ति का जीवन बहुत लग्जरियस है, बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, उसके पास बढ़िया कार है, बढ़िया घर है, तो उसके जीवन शैली से आप प्रभावित हो गए और आप प्रेरित हो गए कि मैं भी ऐसा जीवन चाहता हूं। तो ये प्रणोदक बल आपको उस तरह के जीवन जीने के लिए प्रेरित कर दिया इसने। तो प्रणोदक बल आंतरिक या बाह्य हो सकता है और यही प्रणोदक बल जो आपको किसी क्रिया को कराने के लिए ले जाता है आगे, वही कहलाता है आपका अभिप्रेरणा। तो अगर परिभाषा में हमको 3 नंबर में लिखना हो कि प्रेरणा क्या है, तो शारीरिक या मानसिक गतिविधियों को शुरू करने व संचालित करने वाला प्रणोदक बल अभिप्रेरणा कहलाता है। अब आप शायद अब इस अभिप्रेरणा समझ गए होंगे, तो अब हम समझेंगे कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है अब्राहम मास्लो के आवश्यकता के पद सोपान का सिद्धांत। और अगर 5 नंबर में आ जाए तो ये प्रश्न बन सकता है कि मास्लो के आवश्यकता सोपान को समझाइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अब्राहम मास्लो कहना क्या चाहते हैं। आइए पहले मास्लो के सिद्धांत को समझ लें। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया आवश्यकता का पदानुक्रम। पदानुक्रम का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा। यहां टोटल 5 आवश्यकताएं लिखी हुई हैं। एक है पहला प्रारंभिक अवस्था है, ये पहला है। सुरक्षा की आवश्यकता दूसरा है। सामाजिक आवश्यकता तीसरा है। स्वाभिमान की आवश्यकता चौथा है और आत्मबोध की आवश्यकता 5वां है। और ये इसी अनुसार है। आपको पता है ये पिरामिड के रूप में है और पिरामिड में जो आधार में होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा और फिर उसके बाद ये आएगा। तो प्रारंभिक आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है अब्राहम मास्लो के अनुसार से। ये क्या है? ये हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। जैसे कि खाना के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। पानी के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। हवा के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। भोजन हो ही गया। इसके साथ साथ कपड़ा के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। एक मनुष्य होने के लिए हमको कपड़ा पहनना पड़ेगा। एक मनुष्य होने के नाते हमको एक घर में रहना पड़ेगा। तो जो रोटी, कपड़ा और मकान है वो है हमारी प्रारंभिक आवश्यकता। और जब हमारी प्रारंभिक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो हम दूसरी आवश्यकता की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्रम देखिए, पहले हो गया प्रारंभिक अवस्था और फिर हम दूसरी अवस्था की तरफ बढ़े और वो आवश्यकता है सुरक्षा की। अब देखिए प्रारंभिक अवस्था में आपको भोजन चाहिए और सुरक्षा की आवश्यकता में चाहिए कि जो आज खाने को मिले वो कल भी मिले। सुरक्षा की भावना हो कि भाई कल भी हमको खाने को मिले, परसों भी खाने को मिले। यानी बचत चाहिए, हमको बचत चाहिए। बचत के साधन हम लोग ढूंढते हैं, वो सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हमको स्वास्थ्य हमारा बेहतर हो, हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो, ये भी सुरक्षा की आवश्यकता है। स्वास्थ्य बेहतर हो, साथ ही हमें कोई हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो। जानवरों से हमको खतरा है तो हमने उसके लिए अपनी सुरक्षा कर ली।
किसी लोगों से खतरा है तो हमने अपने लोगों से हमने सुरक्षा कर ली। तो सुरक्षा की आवश्यकता होती है जब हमारी प्रारंभिक आवश्यकता पूरी हो जाती है तब। और जब सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो हम सोचते हैं तीसरे नंबर पर कि हमारा एक समाज हो, समाज में प्रेम हो, हमारा एक परिवार हो, हमारा परिवार हो, हमारे मित्र हो, परिवार हो, मित्र हो। यानी कौन सी आवश्यकता चाहिए हमको तीसरे नंबर पे? तो सामाजिक आवश्यकता चाहिए। और जब यह आवश्यकता पूरी हो जाती है तो हम स्वाभिमान की तरफ बढ़ते हैं, यानी हम चाहते हैं कि समाज में मेरी पहचान हो। ये चौथी आवश्यकता है जो कि पहचान की आवश्यकता है, कि लोग मुझे जाने। जब पहचान की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो अब्राहम मास्लो कहते हैं कि सबसे ऊपर आत्मबोध की आवश्यकता है। आत्मबोध मतलब सेल्फ एनालिसिस। अब हम अपने लिए काम करना चाहते हैं, अपने हॉबी के लिए काम करना चाहते हैं, आध्यात्म की तरफ हम अग्रसर होते हैं, धर्म की तरफ अग्रसर होते हैं। तो ये जो आवश्यकता है उसको कहते हैं हम लोग आत्मबोध आवश्यकता। इस तरीके से अब्राहम मास्लो ने 5 आवश्यकताएं बतलाई हैं। यह आवश्यकता पूरी होगी तब इसकी तरफ बढ़ेंगे, यह आवश्यकता पूरी होगी तब इसकी तरफ बढ़ेंगे, यह आवश्यकता पूरी होगी तब इसकी तरफ बढ़ेंगे, यह आवश्यकता पूरी होगी तब इसकी तरफ बढ़ेंगे। इसको एक पिरामिड के रूप में उन्होंने समझाया है। अब ये अगर 5 नंबर में हमारे पास आ जाता है कि मास्लो के सिद्धांत को समझाना अगर हमको आता है तो कैसे लिखेंगे? तो अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा का सिद्धांत देते हुए 5 क्रमबद्ध आवश्यकताओं को समझाया है जो निम्नलिखित हैं। तो मैंने बताया कि प्रारंभिक और शारीरिक आवश्यकताएं सबसे पहले आती हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं, बुनियादी आवश्यकताएं जो एक मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए जरूरी है, मनुष्य को सरवाइव करने के लिए जरूरी है। वो आवश्यकताएं कहलाती हैं प्रारंभिक और शारीरिक आवश्यकताएं, जिसमें आता है रोटी, कपड़ा और मकान। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, हवा चाहिए। तो ये आवश्यकताएं जो है वो प्रारंभिक आवश्यकता है। जब ये पूरी हो जाएंगी तो आप दूसरी आवश्यकता की तरफ बढ़ोगे जो कि सुरक्षा की आवश्यकता है। शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के पश्चात व्यक्ति सुरक्षा की आवश्यकता को पूर्ण करता है, जैसे बचत करता है। जो आज मिला वो कल भी मिले, ये बचत है। कल मिलने की व्यवस्था करता है। नौकरी क्यों करता आदमी? इसीलिए, सुरक्षा की आवश्यकता के लिए, कि उसको एक खाने की व्यवस्था, खाने पीने रहने की व्यवस्था हो जाए। वो बचत करता है। वो अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है ताकि वो स्वस्थ रह सके। ये जब पूरा होगा तो हम बढ़ेंगे तीसरी आवश्यकता की तरफ, जिसको हम कहते हैं सामाजिक अवस्था। तो सुरक्षा के पश्चात वो चाहता है कि अपना समाज हो, यानी उसमें प्रेम हो, परिवार हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, यानी उसका एक समाज हो। तो सामाजिक अवस्था में आपके मित्र आएंगे, आपका परिवार आएगा, आपके रिश्तेदार आएंगे, और व्यक्ति चाहेगा कि उसको प्रेम मिले। ये सामाजिक आवश्यकता है। और जब ये आवश्यकता पूरी हो जाती है तो स्वाभिमान की आवश्यकता होती है, और इसमें व्यक्ति स्वयं की पहचान चाहता है कि लोग उसको जाने, लोग उसको पहचाने। तो पहचान की आवश्यकता होती है, और अंत में आत्मबोध की आवश्यकता होती है। और इसमें व्यक्ति स्वयं को जानने और विकसित करने का प्रयास करता है। व्यक्ति खुद पर काम करता है, खुद की एनालिसिस करता है, आध्यात्म की तरफ जाता है, धर्म की तरफ जाता है, हॉबी की तरफ जाता है, तो अपनी रुचि की तरफ जाता है, तो वो अपने लिए काम करता है। ये होती है आत्मबोध की आवश्यकता। तो अब अगला जो हमारा सिद्धांत है वो है हर्ज़बर्ग। अभी हमने मैस्लो का सिद्धांत पढ़ा, आज फिर से हम लोग हर्ज़बर्ग के सिद्धांत को पढ़ेंगे। हर्ज़बर्ग क्या कहते हैं? हर्ज़बर्ग ने पहली बात क्या किया कि कर्मचारियों का इंटरव्यू लिया। लगभग 200 कर्मचारी, विभिन्न कंपनियों से 200 कर्मचारियों का उसने इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार लिया, और उसने पाया कि किन किन मुद्दों पे असंतोष होता है और किन किन मुद्दों पर संतुष्टि होती है। उसके आधार पर उसने 2 कारक बनाए। तो आइए समझते हैं, हर्ज़बर्ग ने असंतोष और संतुष्टि के लिए 2 कारक माने हैं। अब पहला कारक है सफाई कारक, हाइजीन फैक्टर कहते हैं इसको। सफाई क्या है? हमारे सराउंडिंग साफ सुथरा हो, यही सफाई है। यानी कोई भी काम करने से पहले अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहां पर साफ सफाई का होना बहुत जरूरी है। जैसे वैसे ही सफाई कारक एक बाह्य कारक के रूप में प्रयोग किया हर्ज़बर्ग ने। यानी कि अगर कोई वर्कर कहीं काम कर रहा है तो उस काम का जो वातावरण है वही कहलाता है सफाई कारक, और इस कारक के कारण असंतोष कम होता है। यानी जितना आप कंफर्टेबल रहेंगे उतना ही अच्छा होगा।
असंतोष नहीं होगा। असंतोष कब होता है? जिस वातावरण में आप अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं तो असंतोष होता है। और असंतोष को कम करने के लिए अगर हम उस वातावरण को आपके अनुकूल कर दें तो असंतोष समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर इस कारक के कारण असंतोष कम होता है। और इसमें क्या क्या आता है? देखो, कार्य करने की स्थिति, मतलब किस अवस्था में हम कार्य कर रहे हैं, जिस कमरे में काम कर रहे हैं वो हमारे अनुकूल है या नहीं, वेंटिलेटर है कि नहीं। वेंटिलेशन का मतलब है कि जो हवा का आदान प्रदान है वो हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि बंद कमरे में काम कर रहे हो। तो कार्य करने की स्थिति, साथ में सुरक्षा भी एक बाह्य कारक है। सुरक्षा होनी चाहिए। आप जिस वातावरण में काम कर रहे हो वहां पर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। सुरक्षा आपको नौकरी से मतलब सुरक्षा कारक में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ये भी है कि कहीं ये डर तो नहीं है कि हम आज काम कर रहे हैं कल काम कर पाएंगे नहीं। ये भी एक बाह्य वातावरण है। सफाई का मतलब यहाँ पर बाह्य वातावरण से ही है। तो सुरक्षा, वेतन अच्छा मिल रहा है, यह भी एक बाह्य कारक है। वेतन अच्छा मिल रहा है तो आप अपने आप को अनुकूलित महसूस कर रहे हो। एक दूसरे के संबंध, जो आपके ऊपर का अधिकारी है और आप और ऊपर के अधिकारी के बीच में अगर अच्छे संबंध होंगे, मधुर संबंध होंगे, तो काम करने में अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो एक दूसरे के संबंध अच्छे होने चाहिए। ये हो गए बाह्य कारक, और इस बाह्य कारक को उन्होंने नाम दिया सफाई कारक। दूसरा कारक है प्रेरक कारक। अब सफाई कारक से उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं होगी, बस आप असंतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन प्रेरक कारक अगर आपको दिया जाए तो उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। तो इस कारक में क्या है कि इसमें संतुष्टि की प्राप्ति होती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यहां काम करना हमारे लिए बेहतर है। और जब वो काम करने में बेहतरी महसूस करेगा तो निश्चित तौर पे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। सफाई कारक ने हमें हमारे असंतोष को समाप्त कर दिया और प्रेरक कारक ने हमको संतुष्टि प्रदान कर दी। और जब हमको संतुष्टि मिलती है तो हम उत्पादन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसमें क्या क्या सम्मिलित है? तो बोनस दे दो भाई। काम करना है, काम कराना है, तो अगर थोड़ा भी ज्यादा काम कराना है तो उसको बोनस दो। वो मोटिवेट हो जाएगा, वो प्रेरित हो जाएगा। साथ में उसको उपलब्धि दो कि भाई साहब इन्होंने काम बहुत अच्छा किया, तो इनको ये उपलब्धि दी जाती है, सेल्समैन ऑफ द ईयर दे दिया गया। उसको मान्यता दी गई भाई, मान्यता कि भाई तुम इस पद पर हो, इस चीज को करने के लिए हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये मान्यता होगी, पहचान उसकी होगी। उसको मान्यता दे दो, उसको पदोन्नति दो, उसको प्रमोशन दो। ये प्रेरक कारक है। सफाई कारक बाह्य स्थितियां हैं, प्रेरक कारक आपको मोटिवेट करते हैं उस उत्पादन को बढ़ाने में। तो सिंपल सी बात है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सफाई कारक है वो बाह्य कारक है और वो असंतोष को कम करता है, जबकि जो प्रेरक कारक है वो आपको संतुष्टि प्रदान करता है। और संतुष्टि जब आपको मिलती है तो आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन में अपनी मदद देते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और है सिद्धांत, मैक्लेलैंड का अर्जित आवश्यकताओं का सिद्धांत। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने 3 आवश्यकताएं बताई हैं। 3 आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? तो एक आवश्यकता है शक्ति। मनुष्य शक्ति चाहता है, यानी जिसमें शक्ति की आवश्यकता ज्यादा होगी, वो चाहेगा कि लोग मेरी बात को माने, लोग मुझसे प्रभावित हों, मैं जो कहूं उसको मान लें। तो शक्ति जो है वो दूसरों को प्रभावित और नियंत्रित करना है, यानी हम दूसरों को पर अपना प्रभाव डाल सकें और उनको नियंत्रित कर सकें। तो कुछ लोगों में ये आवश्यकता महसूस होती है कि मेरे पास शक्ति हो, मैं दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकूं। तो ये शक्ति है, नियंत्रित कर सकूं। अब जिसके अंदर ये आवश्यकता ज्यादा होगी उसको मैनेजर का वो काम देना चाहिए जिसमें लीडरशिप हो, क्योंकि ये नेतृत्व क्षमता इसमें आएगी, क्योंकि ये चाहता है कि शक्ति आए मेरे पास, मैं प्रभावित कर सकूं। तो लीडरशिप की जिसकी क्वालिटी होगी उसमें शक्ति समाहित होगा। संबद्धता, कुछ लोग चाहते हैं कि आत्मीय संबंध बने रहें, वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो दूसरी आवश्यकता है वो है संबद्धता, यानी आत्मीय संबंध बनाना। ऐसे लोगों को ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट अच्छा रहेगा इनके लिए, यानी मानव संबंध में ये पारंगत होंगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा से करेंगे, मानव का प्रबंधन अच्छा से करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि मनुष्य के साथ काम कैसे करना है, उनसे आत्मीय संबंध कैसे बनाना है। तीसरा जो है वो है उपलब्धि।
अब कुछ लोग उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमको उपलब्धियां मिलती जाए। तो ये जो आवश्यकता है, ये ऐसे व्यक्ति को ऐसे काम देने चाहिए जो कठिन हो। कठिन काम कोई करना चाहेंगे, क्योंकि अगर इनको लगता है कि अगर हम कठिन काम को भी कर लेंगे तो हमको उपलब्धि मिलेगी। तो जिस 3 तरह की आवश्यकताएं हैं, शक्ति वाले, संबद्धता वाले और उपलब्धि वाले, जिसके अंदर जो आवश्यकता प्रबल हो उसको उस तरह का काम करना चाहिए। इसके साथ अब हमारा अगला जो सिद्धांत है वो है एक्स और वाई का सिद्धांत। इसको दिया था डगलस मैकग्रेगर ने और इसी को एक्स वाई थ्योरी कहते हैं। ये जो सिद्धांत है वो है क्या, पहले इसको समझिए। इसमें इन्होंने 2 तरह की थ्योरी दी है, एक एक्स दी है, एक वाई दी है। एक्स नकारात्मक है, वाई सकारात्मक है। इन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है वो काम करने में उनका मन नहीं लगता है, वो एक्स थ्योरी के अंतर्गत आएंगे। यानी जिनका काम करने में मन नहीं लगेगा वो एक्स थ्योरी, और जिनका काम करने में बहुत खुशी होगी जिनको, उनको हम वाई थ्योरी में रखते हैं। चलिए समझते हैं। अब देखिए, जो एक्स थ्योरी है इसके अनुसार हमने बताया कि यह काम चोर के लिए है, यानी जो काम करना पसंद नहीं कर सकता है, यानी ये एक नकारात्मक विचार है। और उसको हम, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसको नियंत्रित करेंगे। मैनेजर उसको नियंत्रित करेगा। नियंत्रित कैसे करेगा, ये कह देगा कि भाई काम ठीक से नहीं करोगे तो तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है, तुम्हारा डिमोशन हो जाएगा। तो ये कह करके हम उसको नियंत्रित कर रहे हैं। और दूसरी थ्योरी है जिसको हम वाई थ्योरी कहते हैं, और ये सकारात्मक विचार है। इसमें व्यक्ति कार्य करने में खुशी महसूस करता है, यानी उसको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो कंपनी का काम है और वो मेरा काम है। जब वो कंपनी को अपना समझकर काम करता है तो उसे खुशी मिलती है। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई तुम्हारे अलावा ये कोई काम नहीं कर सकता है, तुम कंपनी के हो और कंपनी तुम्हारा हमेशा ख्याल रखती है। तो ये एक्स और वाई के तहत डगलस ने समझाया, जैसा कि मैंने यहां बताया था, एक्स और वाई का सिद्धांत। अगर ये आता है तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब एक अंतिम सिद्धांत पढ़ते हैं और यह है जेड सिद्धांत। तो ओइची का जेड सिद्धांत। ओइची एक जापानी स्कॉलर थे और उन्होंने अमेरिका के लोक प्रशासन और जापान के लोक प्रशासन को समझा, साथ ही प्रबंधन पे भी अध्ययन किया, और उन्होंने पाया कि दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक एकीकृत व्यवस्था बनाई जा सकती है। और ये जो एकीकृत व्यवस्था है, इसके आधार पर उन्होंने संगठन की 3 विशेषताएं बताई कि भैया ये 3 विशेषताएं शामिल कर दो, जो कि अमेरिकन प्रबंधन में है और आपके जापान के प्रबंधन में है। वो कौन सी 3 विशेषताएं हैं? आपसी विश्वास, यानी जो अधीनस्थ हो वो विश्वास करे अपने से ऊपर के जो भी लोग हैं उन पे। अधीनस्थ का विश्वास होना चाहिए अपने बॉस पे, बॉस का विश्वास होना चाहिए अपने अधीनस्थ पे। यानी जो ये आपसी विश्वास है ये प्रबंधन को बेहतर करता है और उत्पादन को बढ़ाता है। साथ ही संगठन और कर्मचारियों के मध्य मजबूत बंधन हो। संगठन ऐसी व्यवस्था करे कि कर्मचारी अपना समझे संगठन को, तो संगठन और कर्मचारी के मध्य एक मजबूत बंधन हो। साथ ही कर्मचारी की भागीदारी हो। अब कोई आप रणनीति बना रहे हैं तो उसमें कर्मचारी को शामिल करिए तो वो अपना समझेगा। तो अगर हम ये 3 चीजों को डाल देते हैं जो कि जापान और अमेरिकन प्रबंधन में आता है, तो हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। इस तरीके से आज हमने प्रोत्साहन के सिद्धांत को समझा। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल पे। नमस्कार।